नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मैत्री संबंध एक ऐसा संबंध है जो विश्वास और भरोसे पर टिका है। भरोसा हमेशा साथ देने का, कैसी भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, लेकिन साथी मित्र हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। इसी को कहते हैं मैत्री संबंध। आज हम ऐसे ही मैत्री संबंध की बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा जी, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो संबंध है भारत नेपाल का, जो संबंध है, हम देखते हैं बहुत मजबूत और दिन प्रतिदिन वो जो है वो प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह के संबंध रहे, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। भारत और नेपाल एशिया महादेश के दो देश हैं और ये दोनों देश प्राचीन काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत जो भारत की है वही नेपाल की है। भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचलन है, बहुतायत संख्या में इसकी आबादी है, इसको मानने वाले लोग हैं और यही स्थिति नेपाल की भी है। धार्मिक रूप से भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में अवस्थित है, लेकिन लुम्बिनी से निकलकर विभिन्न भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए उन्होंने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया और यह भारत और नेपाल की सांस्कृतिक प्रगाढ़ता को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से भी भारत और नेपाल हिमालय पर्वत की में स्थित होने के कारण, हिमालय पर्वत के बगल में स्थित होने के कारण और नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें तीनों तरफ से भारत है। नेपाल के को अगर उत्तरी छोर से छोड़ दिया जाए तो दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी तीनों तरफ से भारत देश है और ये इस प्रगाढ़ता को और बढ़ाता है। साथ साथ नेपाल और भारत आर्थिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेपाल को भारत आर्थिक रूप से मदद करता है और भारत की अर्थव्यवस्था भी नेपाल की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होकर के प्रगाढ़ होती है। सांस्कृतिक विरासत मैंने कह दिया, धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी भारत और नेपाल में संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। नेपाल के छात्र भारत में पढ़ने आते हैं। साथ साथ अभी विगत वर्षों में हमारे यहाँ से भी छात्र छात्राएँ नेपाल के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। इस तरह से भारत और नेपाल की जो दोस्ती है या जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, जो प्राचीन समय से बहुत प्रगाढ़ हैं, वर्तमान में भी और अधिक प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर हैं। और भारत हर समय नेपाल की मदद करता है, नेपाल भी समय समय पर भारत को मदद करता रहा है। तो इस तरह से एक ही एशियाई उपमहाद्वीप में रहने के साथ साथ अन्य देशों की तुलना में भारत और नेपाल के संबंध परस्पर इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और बहुत प्रगाढ़ हैं। जी, आपने सही कहा। जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जा, जो संबंध शुरुआत हुई जिस तरह से हम अब देखते हैं और दिन प्रतिदिन और मजबूत और भरोसा और विश्वास से जुड़ा संबंध देखने को मिलता है। अगर हम बात करें विकास की, तो कई ऐसी विकास योजनाएं हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा, जो पन बिजली योजना है, ये कौन सी परियोजना है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या ये परियोजना के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। भारत नेपाल को तकनीकी और शैक्षिक रूप से उसके विकास में सतत मदद करता आ रहा है। जैसा कि हम सबको पता है, नेपाल के तराई में और नेपाल के निचले भाग में, हिमालय के निचले भाग में नेपाल अवस्थित है और साथ साथ तराई भी है। मतलब जो बहुत बड़े जल स्रोत हैं वो नेपाल में अवस्थित हैं और वहीं से जल स्रोत से विभिन्न नदियों का उद्गम हुआ है जो वहाँ से आकर के भारत में प्रवेश करती हैं। तो नेपाल भारत के लिए जल विद्युत परियोजना का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत ने नेपाल में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। अभी वर्तमान में 492 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी और उसको आगे बढ़ाया और नेपाल जल विद्युत परियोजना
और भारत की सतलुज नदी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से उस काला पानी नदी पर, काला पानी परियोजना उसको कहते हैं, उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी भारत नेपाल को मदद कर रहा है। भारत ने नेपाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से एक तकनीकी केंद्र स्थापित किया है जो नेपाल को जनसंचार और अन्य तकनीकी क्षेत्र में मदद करेगा। इसके साथ ही भारत ने नेपाल में आधारिक संरचना के विकास में मदद की है। वहाँ जो आधार सड़क है उसके विकास में भारत नेपाल को मदद कर रहा है। अभी फ़िलहाल भारत के रक्सौल से काठमांडू तक डेडिकेटेड रेलवे लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य सामरिक दृष्टिकोण भी है और आर्थिक दृष्टिकोण भी है। यह विद्युत परिचालित रेल परियोजना होगी और जब ये पूर्ण रूप से कार्यान्वयन में आ जाएगा, ये कार्य करने लगेगी, तब भारत के रक्सौल से काठमांडू रेल परियोजना के द्वारा विकास को और अधिक ऊंचाई मिलेगी। सर, आपने कई विकास परियोजनाओं की बात की, हमने चर्चा की। एक जब भी चर्चा होती है नेपाल भारत नेपाल संबंध की, तो एक टर्म हमेशा यूज़ किया जाता है, एक लाइन हमेशा इस्तेमाल की जाती है, रोटी बेटी का संबंध। ये क्या है? ये जो संबंध है, ये जो लाइन है, हमें थोड़ी अलग सुनने को मिलती है। संबंध बहुत और इसमें नज़दीकी और प्रगाढ़ता दिखने को मिलती है। तो ये संबंध है क्या, और इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, रोटी बेटी का संबंध, हम गांव की भाषा है ये, बिहार में या भारत में गांव की भाषा है। रोटी बेटी का संबंध मतलब बहुत अधिक घनिष्ठता, सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक जुड़ाव, पारिवारिक जुड़ाव की बात होती है। मैंने पहले ही बताया कि नेपाल तीन तरफ से, नेपाल की जो बाउंड्री है वो तीन तरफ से भारत से जुड़ी हुई है। और भारत और नेपाल के जो में रिश्ते की बात होती है, संबंध की बात होती है, शादी ब्याह की बात होती है, प्राचीन काल में भी ये जो बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं वो तो भौगोलिक बाउंड्री है, वो एक सीमा है, कोई ऐसी दीवार नहीं है, एक सीमा है कि इधर भारत है उधर नेपाल है। लेकिन जब संबंधों की बात आती है तो संबंध इन सीमाओं को नहीं मानता है। और हम भारतीय अपनी बेटी की शादी नेपाल में भी करते हैं, नेपाल के लोग हमारे यहाँ भी शादी करते हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, हमारे नेताओं की शादी नेपाल में है। और ये जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जो नेपाल से लगा हुआ है, तो दोनों देश बाउंड्री, भौगोलिक सीमा तो एक मतलब इमेजिनरी लाइन है कि इधर भारत उधर नेपाल हो गया। लेकिन जब संबंधों की बात आती है तो इन 5 राज्यों, मतलब और से भी और राज्यों से शादी होती है, लेकिन इन 5 राज्यों का मतलब क्या है, रिश्तेदारी, जिसको रिश्तेदारी कहेंगे, शादी ब्याह का संबंध नेपाल में है। और नेपाल में और भारत में ये जो रिश्तेदारी की बात है, शादी ब्याह की बात है, इससे हमारी घनिष्ठता नेपाल से और बढ़ जाती है। रोटी बेटी मतलब हम अपनी बेटी वहाँ देते हैं, वहाँ से हमारे लोग यहाँ शादी करते हैं। तो ये रोटी और बेटी का संबंध प्रगाढ़ता को दर्शाता है, ये मतलब शादी ब्याह के रिश्तों को दर्शाता है। और ये भारत और नेपाल एक यूनिक राष्ट्र है, एकमात्र राष्ट्र है जहाँ हम ये रोटी बेटी के संबंध को कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत और नेपाल की बाउंड्री पर आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लगता है। भारत के लोग जो यहाँ पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं या जो सीमा है उससे फ्रीली नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं। अगर यही वीज़ा की बात होती तो ये रोटी बेटी का संबंध थोड़ा कम हो जाता। तो ये जो हम प्राचीन काल से भारत और नेपाल में संबंध की बात कर रहे हैं या और अन्य बातें जो कहते हैं, प्राचीन काल से ही रोटी बेटी का संबंध है। और इसने भारत और नेपाल की घनिष्ठता और मित्रता को और प्रगाढ़ किया है। जी सर, जी। अब आगमन की आपने बात की कि लोग भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आराम से जा सकते हैं, किसी भी पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जो संबंध है और मजबूत है और दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होता जाएगा। और अगर हम बात करें, कई ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत ने नेपाल का बहुत साथ दिया है। अगर हम भूकंप की बात करें, भूकंप जो परिस्थिति वो काफ़ी भयावह थी। उस वक्त भारत एक जो था सबसे
पहला देश था जिसने नेपाल की मदद की थी, बढ़ चढ़कर हर सुविधाएं वहां पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि हम सबको पता है, नेपाल हिमालय की तराइयों में और हिमालय के निचले पर्वत क्षेत्र में अवस्थित है। नेपाल की यह भौगोलिक स्थिति उसको बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत अधिक प्रोन कर देता है, बहुत अधिक उसको मतलब इससे प्रभावित करता है। और समय समय पर नेपाल में बाढ़ या भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। ये इसमें नेपाल की भौगोलिक अवस्थिति का की देन है। यह उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बेटी रोटी का संबंध है या हमारे प्राचीन ऐतिहासिक रिश्ते हैं, हमारे धार्मिक संबंध नेपाल से जुड़े हुए हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं एक हैं, इस कारण से या भारत की जो विदेश नीति है उस कारण से या भारतीय सरकार की या भारत के लोगों की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि जब कभी नेपाल में इस तरह की कोई आपदा आए तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उनको सहायता करें। हम इंतज़ार नहीं करते हैं, भारतीय सरकार कभी ये इंतज़ार नहीं करती है कि नेपाल में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, जैसे अभी कुछ साल पहले भूकंप आया था, या कहीं बाढ़ की स्थिति होती है या और कोई प्राकृतिक आपदा की बात होती है, तो नेबरहुड फर्स्ट, भारत सरकार की नीति है नेबरहुड फर्स्ट, हमारा पड़ोसी सबसे पहले। इस नीति का पालन करते हुए हमने नेपाल को बढ़ चढ़ के सहायता की है, बिना कहे। हम जैसे ही इस तरह की कोई विपत्ति नेपाल को आती है, हम बिना इंतजार किए पूरी क्षमता से उसको आर्थिक, तकनीकी, भौतिक और मानवीय सहायता के रूप में मदद करते हैं। और नेपाल की सरकार इसको सहर्ष स्वीकार करती है। और इसमें जैसा कि आपने पहले कहा, भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है, तो हम नेपाल को मदद करते हैं, मतलब अपने बेटी रोटी की मदद वहाँ करते हैं। और इसमें भारतीय सरकार कभी पीछे नहीं हटती है। हम बिना कहे, बिना किसी आग्रह के, सुनने की बात है, नेपाल की मदद करते हैं। और समय समय पर हमने उसको आर्थिक रूप से भी मदद की है, विभिन्न तरीक़ों से मदद की है। और ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, भारत सरकार की विदेश नीति का अंग है। और हम न सिर्फ नेपाल को बल्कि अन्य देशों को भी बढ़ चढ़ कर, कभी भी आपत्ति आती है तो भारतीय सरकार उसको मदद करती है। जी, कह सकते हैं हर परिस्थिति में जो है एक सच्चा मित्र हमेशा खड़ा दिखा है और मदद के लिए हमेशा आगे बढ़कर सब कुछ जो है वो परिस्थिति को संभालने की कोशिश की है। अगर हम कोरोना काल की बात करें, जो कोविड का सिचुएशन था, उस वक्त भी भारत ने कई तरह के ग्रास रूट लेवल जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की थी नेपाल को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना एक भीषण महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। न सिर्फ भारत, नेपाल बल्कि विश्व के लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए। और नेपाल, भारत में भी उस समय कोरोना की विभीषिका थी, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। नेपाल में भी कोरोना की वही विभीषिका थी। लेकिन भारत आर्थिक रूप से सक्षम देश है और हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप है, तो भारत ने विभिन्न तरह के टीकों का निर्माण किया। हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह से टीकों का निर्माण किया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का यहाँ पे खोज हुई, टीके बनने शुरू हुए। अब भारत सरकार के सामने स्थिति थी कि उन टीकों का प्रयोग कैसे किया जाए। तो भारत ने मित्रवत व्यवहार करते हुए नेपाल को 1 मिलियन डोजेज फ्री में मुहैया कराया। 10 लाख डोज भारत सरकार ने अपने लोगों की चिंता के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी चिंता की। और सबसे पहले जो कोवैक्सीन की डोज थी, वो नेपाल को हमने 10 लाख डोज दिया, फ्री में दिया, मुफ्त में दिया। और नेपाल में चूँकि हम जानते हैं नेपाल तकनीकी रूप से या टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भारत की तुलना में थोड़ा कम है, वहाँ इसका ईजाद नहीं हुआ था। और अगर हम नेपाल की उस समय मदद नहीं करते तो दूसरे देशों से वो टीका आने में टाइम लगता, समय लगता। तो भारत ने समय रहते इस मुद्दे पर नेपाल की मदद की। 10 लाख डोज, 1 मिलियन डोज नेपाल को मुफ्त में सहायता के रूप में दिया।
और उसके बाद नेपाल ने जब 2 मिलियन डोजेज की 20 लाख डोज की वहाँ से सिफारिश की, मतलब ऑर्डर दिए सीरम इंस्टीट्यूट को, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने यथाशीघ्र उसको उतने डोजेज प्रोवाइड कराए। और इस तरह से नेपाल में इस विभीषिका को से बढ़ने से रोकने के लिए भारत ने नेपाल की ससमय मदद की। और यह मदद भी हम बेटी रोटी से ही जोड़ते हैं, चूँकि नेपाल हमारा अभिन्न मित्र है जी। हाँ, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर, मतलब नेबर फर्स्ट की थ्योरी पर काम करते हुए भारत माने कोई भी, ये कोरोना वैक्सीन ही नहीं, जब कभी भी किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा की ज़रूरत होती है, भारत बढ़ चढ़ के नेपाल की मदद करता है। जी। अगर भाषा और बोली की बात की जाए, जो भारत में कई ऐसे जो बोली है भाषा वो नेपाल में भी बोली जाती है, तो उसके बारे में कितना अंतर है, क्या समानताएं हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत और नेपाल के बीच में आवागमन फ्री है जी, फ्री आवागमन है। तो हम जब भारत और नेपाल की भाषाएं मिलती जुलती जी, नेपाली भाषा भी है, तो भारत की सीमा से लगे जितने भी क्षेत्र हैं नेपाल के, वहाँ पर लोग इस बोली को अच्छी तरह समझते हैं। या नेपाली भाषा ऐसी भाषा नहीं, इतनी क्लिष्ट नहीं है कि हम नहीं समझ पाएँ। हमारी हिंदी भाषा भी वहाँ मतलब अक्सर बोली जाती है, और भाषा से संबंधित कोई भी अवरोध नहीं है जो भारत और नेपाल के संबंधों में बाधा है जी। मैथिली भी वहाँ ज़्यादा देखी जाती है। हाँ, जो दरभंगा से मिथिला से लगे हुए क्षेत्र हैं, बिहार के मिथिला से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ मैथिली और हिंदी के जो आपके प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध गायक हुए थे कुमार सानू जी, जहाँ तक मुझे याद नहीं, कुमार सानू, वो भी वहीं से आते हैं, नेपाल से ही, लेकिन हिंदी के बहुत अच्छे गायक हुए हैं। तो इस तरह से भाषा नेपाल और भारत की भाषा में कोई अंतर नहीं, हम कहेंगे कि दोनों की भाषा बिल्कुल एक जैसी है, और भाषा संबंधी कोई बाध्यता नहीं है जो हमारी दोस्ती में आ रही है जी। आपने रोटी बेटी संबंध की बात की, कई लोग ऐसे हैं नेपाल से जो भारत में नौकरी करने के लिए अलग अलग तरह से अपने व्यवसाय रोजगार अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपने जीवन यापन करने, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेपाल में रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं जी। भारत की सीमाएं 3 तरफ से नेपाल के साथ मिलती हैं, तो नेपाल के लोग इसका लाभ उठाते हैं, और बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सेक्टर्स में नौकरी करते हैं। हमारी एक गोरखा ये है सेना है, जिसमें गोरखा रेजिमेंट है, तो जब भी इसमें भर्ती होती है तो इसमें नेपाल के निवासी तराई क्षेत्र से आने वाले गोरखा लोगों के लिए स्पेशल ड्राइव किया जाता है, और वहाँ से गोरखा रेजिमेंट में उनकी बहाली की जाती है। साथ साथ भारत के कुछ क्षेत्रों में, मतलब सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी नेपाली नागरिकों को, नेपाल से आने वाले लोगों को नौकरी दी जा रही है। इसी तरह से भारत के लोग भी नेपाल में जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान कर रहे हैं। तो दोनों देशों के लोग आवागमन की स्वतंत्रता के कारण एक दूसरे के साथ देशों में जाकर के नौकरी करते हैं, रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, और इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। वो अपनी क्षमता, नेपाल के लोग अगर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं। सरकारी क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत है अभी उनके रोजगार की, कुछ अर्ध शासकीय संस्थान हैं जिनमें उनको नौकरी के अवसर मिलते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं हर सब कुछ तो निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, और इस निजीकरण के दौर में नेपाल के जो भी नागरिक भारत आते हैं, यहाँ अपना व्यवसाय, खुद का व्यवसाय करते हैं, या किसी क्षेत्र में जा कर के वहाँ नौकरी करते हैं, और इससे नेपाल को आर्थिक मदद होती है, क्योंकि यहाँ काम करके वो अपने परिवार को नेपाल में पैसा भेजते हैं, तो इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है जी। कोविड स्थिति, कोरोना काल की अगर बात करें तो हम सब सारे देश परेशान थे, लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो वो पर्यटक स्थल है। कितना मुश्किल रहा होगा नेपाल के लिए उस वक्त जो माहौल था, क्या कहेंगे इसके बारे में? पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का
मुख्य अंग है। वहाँ की आर्थिक स्थिति में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कोरोना काल में विश्वव्यापी बंदी थी, लॉकडाउन था, लोग जाने से डर रहे थे और इसने नेपाल की अर्थव्यवस्था को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि हम लॉकडाउन के कारण कोई भी देश, किसी भी देश के नागरिक कहीं भी बाहर नहीं जा रहे थे। तो उस समय वस्तुतः यह बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। नेपाल के विभिन्न क्षेत्र हिमालय की तराई में स्थित होने के कारण पर्यटक स्थल हैं, काठमांडू हो या विराटनगर हो या जो भी है पर्यटन स्थल थे, वो वहाँ के लोगों की आजीविका का मेन स्रोत था, वो लाइवलीहुड था, वो प्रभावित हुआ है। लेकिन अब कोरोना काल ख़त्म है और वहाँ आवागमन शुरू हो गया है, पर्यटन फिर से अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा और नेपाल ने जो कुछ भी कोरोना काल में खोया उसको हासिल करने में सफल रहेगा। सर, वर्तमान परिस्थिति की अगर बात करें तो प्राचीन और दोनों को अगर हम तुलना करें तो जो संबंध है और कितना प्रगाढ़ और कितना मजबूत देखने को मिल सकता है, या अभी जो परिस्थिति है, अभी जो परिदृश्य है वो और कितना मजबूत हुआ है पहले से, पहले की तुलना में, उसके बारे में आप? बिल्कुल सही सर। नेपाल और भारत के संबंध प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं और दोनों देशों में समय समय पर सरकारें बदलती हैं, विभिन्न यहाँ भी सरकारें बदलती हैं, वहाँ भी सरकारें बदलती हैं, साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। तो विकास के क्रम में लोगों की सोच में भी परिवर्तन आता है। लेकिन मैंने पहले कहा, ये सोच में परिवर्तन, विकास या सरकारों का बदलना और विदेश नीति अन्य देशों के साथ भिन्न हो सकती है। लेकिन नेपाल की जहाँ तक बात है, हम बार बार बेटी रोटी संबंध की चर्चा कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के बावजूद भी नेपाल और भारत के संबंध प्रगाढ़ रहे हैं और अधिक प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर बीच बीच में कुछ असमंजस की स्थिति बनती है और कभी कभी सीमा विवाद आ जाता है या और कुछ बातें होती हैं, या नेपाल में भारत के अन्य पड़ोसी देश भी अपना निवेश करने जाते हैं। लेकिन इस सब से अलग हट करके भारत ने अपनी विदेश नीति पर काम करते हुए नेशन फर्स्ट, ब्रदरहुड फर्स्ट और नेपाल को एशियाई महादेश का अभिन्न अंग मानते हुए और सबसे करीबी, चूँकि नेपाल भारत के गोद में बसा हुआ देश है, भारत की गोद में बसा हुआ देश है, तो अन्य देशों के साथ जो हमारी विदेश नीति है और भारत के नेपाल के साथ विदेश नीति है, उसमें बहुत अंतर है। चाहे कुछ भी समस्या आए, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो वहाँ पर हमारे राजदूत कुछ भी हैं, वो उसको अपनी पॉलिसी के तहत काम करते हुए उस संबंध को आगे बढ़ाते हैं और उन विपरीत परिस्थितियों का भारत नेपाल संबंध पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। हमने वहाँ जल विद्युत परियोजना में निवेश किया है, वहाँ पर वाटर रिजर्वायर में निवेश किया है, कोरोना काल में हमने मदद की है, या रोजगार की बात है तो रोजगार सृजन में हमने मदद की है, आधारभूत संरचनाओं के विकास में नेपाल की मदद की है, या जब कभी भी कोई भी परिस्थिति हो भारत मदद करता है। और इस तरह से चाहे कोई किसी भी दल की सरकार हो या किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति हो, ये भारत नेपाल संबंध पर इसकी कोई आंच नहीं आई है। हम अपने संबंध को आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये संबंध और प्रगाढ़ हो रहा है जी। और जितनी परियोजनाओं की आपने चर्चा की, जो विकास योजनाएं हैं वो, और उसकी वजह से और जो है जो संबंध और प्रगाढ़ हो रहेगा। सर, कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। बिल्कुल सही। आपके इस प्रश्न के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। संदेश की जहाँ तक बात है तो कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपना धर्म नहीं भूलना है। परिस्थिति चाहे विपरीत हो या अनुकूल हो, हमारी जो नीति है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो दूसरों की हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उस पर हमें खरा उतरना है और उससे आगे बढ़ना है। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है
कि हमारे ऐतिहासिक संबंधों में कोई आंच नहीं आती है और दूसरे देश, अन्य देश यह देखते हैं कि भाई इतना करने के बावजूद भी हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारे संबंध और बढ़ते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में भारत की विदेश नीति है या भारत की अपनी आर्थिक नीति है, उससे हमने कभी समझौता नहीं किया। चाहे स्थिति कैसी भी परिस्थिति आई हो, नेपाल में भूकंप आया हो, कोविड हो, कुछ भी हो, हमने अपनी नीति पर, हमारी ठोस नीति है, हम उस पर आगे बढ़ना है। हमें अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि जहाँ कहीं भी हैं, हमारी जो अपनी एक मौलिक सोच है, मौलिक नीति है, हमारा जो दूसरों को मदद करने का एक धर्म बनता है, उस पर हम आगे बढ़ें। और जब हम उस पर आगे बढ़ेंगे तो चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, हमारी प्रगाढ़ता बढ़ेगी, हमारी दोस्ती बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। जो ये संबंध है, जो ये मैत्री संबंध है, जो प्रगाढ़ता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की, हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की और जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन किस तरह से और मजबूत और प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहा है, इन सब की आज हमने चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, लेकिन कार्यक्रम यही होगा, नेपाल सेंट्रिक, अलग पहलू की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।